जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला में दोस्तों आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के वर्गीकरण का, और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम स्वरों के उस वर्गीकरण को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ हम बात करेंगे मुख्य तौर पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात दोस्तों उच्चारण स्थान का तात्पर्य है कि जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं किसी भी एक स्वर का तो वह किस जगह से निकल रहा है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंठ से, तालु से, ठीक है, मूर्धा से। तो हम उसके विषय में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों आयोग वाह के बारे में, आयोग वाह अर्थात अनुस्वार और विसर्गों के बारे में। और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक सरसरी तौर पर सभी चीज़ों को, जितना अभी तक हमने पढ़ा हुआ है स्वरों के वर्गीकरण को, उसको एक ही चार्ट के माध्यम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो इसके माध्यम से हम इसे कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो ये है, अब चूंकि बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया जा रहा है ना, सारी चीज़ों को अपन ने जितना अपन ने पढ़ा हुआ था उसे हम एक चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, तो थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन आपको शब्द पूरे समझ में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात की शुरुआत करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण से, ठीक है। अब उच्चारण स्थान में एक तरफ हमारे पास स्वर है और एक तरफ दोस्तों उसका स्थान है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कौन सा वर्ग है, तो वो भी आपसे आ जाएगा। कैसे? जैसे हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आ, ठीक है, छोटा अ, बड़ा अ, कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, तो इनका स्थान है कंठ। अब कंठ स्थान का मतलब है वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उसे दोस्तों हम कहते हैं कि वे स्वर कौन से हैं, कंठ स्वर है। यानी कि स्थान जिसका प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है दोस्तों, कंठ है, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण कहाँ से हो रहा है दोस्तों, कंठ से। जैसे आप आ बोलेंगे आ, फिर बड़ा आ, तो ये कहां से, ये कंठ से है, ठीक है। आप इसे 2 बार पढ़ेंगे, ये आपसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनने लगेगा। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों ई की, ठीक है। अब ई कहां से, तालु से। अब यहां पर आवश्यकता इस बात की है कि पहले तो हम इस बात को समझें कि आखिर कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, आपका ये जो मुख है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें ही मुख में ही आप जब सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपकी ये जीभ जो है दोस्तों कनेक्टेड और पीछे का भाग जो है ये आपका कंठ, ठीक है। अब इस कंठ से आ, फिर इसके बाद जैसे ही आपने बोला दोस्तों ई, तो ई में आपकी जीभ कहां जा रही है, आपकी जीभ दोस्तों ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ई। फिर जैसे आप ऊ बोलेंगे, ठीक है, ऊ, तो ऊ बोलने में क्या हो रहा है दोस्तों, ओष्ठ, ठीक है। मतलब आप जब उच्चारण कर रहे हैं तो वह स्थल जहां से वो स्वर निकलता प्रतीत हो रहा है वही उसका स्थल कहलाता है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो जैसे ही आपने ऊ बोला, ओठ, ये क्लियर हो गया, ऊ, तो ऊ में आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ओष्ठ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऋषि, ठीक है। तो जब आप री बोलते हैं दोस्तों, तो ऋषि को ना री बस बोल रहे हैं, री बोलेंगे तो आपका ये जो है ना मूर्धा आपको मतलब कहां से प्रतीत होगा दोस्तों, मूर्धा से, ठीक है। और ई कहां से, ई तालु से। यहां पर महत्वपूर्ण है कि हम ये समझे कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है। तो दोस्तों जीभ जब आपकी ऊपर की छत में, ठीक है, जीभ जो है दोस्तों ऐसा मुंह है और ऊपर की छत में जब दांत के पीछे वाले भाग में जाए तो वो तालु है, ठीक है, तालु। और जब आपकी जीभ ऐसे रोल लेके, क्रीम रोल की तरह दोस्तों, और पीछे थोड़ा सा ऊपर और पीछे की ओर चली जाए तो वो कौन सी जगह होती है, मूर्धा होती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप इसे बोलेंगे दोस्तों ई बोलेंगे, ई तो जीभ ऊपर जा रही, छत की ओर जा रही और सामने जा रही है, ठीक है, दांत में नहीं टकरा रही लेकिन सामने जा रही है। और जब आप री बोलेंगे, री, तो ऋषि के लिए जैसे आप री बोलते हैं दोस्तों वैसे ही वो जीभ कहां चली जाती है, लुढ़क कर थोड़ा सा रोल होकर पीछे की ओर। तो ये आपका कौन सा भाग होता है दोस्तों, मूर्धा। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कंठ क्या है भाई, कंठ ये है, ठीक है। कंठ के बाद जब आप बात करें तालु की, तो तालु क्या है, जीभ जब हमारे छत पे दांत के पीछे की ओर जाएगी तो वो तालु है, और क्रीम रोल की तरह रोल लेके थोड़ा और पीछे चली जाएगी तो वो क्या है, वो हमारी मूर्धा। और ओष्ठ तो दोस्तों सबको क्लियर ही है कि ओष्ठ क्या है। तो यहां पर आपका ये 4 क्लियर होता है। अब इन 4 के विषय में दोस्तों एक बार हम फिर से अगर देखें, अब यहीं से हमारे आगे की कहानी निर्धारित हो जाएगी। कैसे? अ कंठ, ई तालु, उ ओष्ठ, री मूर्धा। और अब इसके बाद बात आती है ए की दोस्तों, ए कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, ठीक है। और फिर एक और कौन सा है, ओ कंठ ओष्ठ। तो ओ और ओ बोलने में तो बिल्कुल आसान है, ओ आपका चला गया, ये कहां से, कंठ और ओष्ठ। अच्छा, कैसे याद रहे भाई ये, कैसे? तो देखें, समझे इस बात को। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला पूरी समझ पर आधारित है, ठीक है। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं, इसमें आपको सब कुछ समझना ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखें, अगर आपका समझ का लेवल अच्छा है तो आप इसमें भी जंग जीत जाएंगे। कैसे? अगर हम बात करें ओ की, ठीक है, ओ किससे मिलके बना है, तो ओ मिलके बना है दोस्तों किससे, तो आप पाएंगे यहां पर आ भी है और उ भी है, ठीक है। अब आ किससे दोस्तों, आ कंठ से, तो चलो भाई ये हो गया कंठ। और उ किससे दोस्तों, ओष्ठ से, तो ये हो गया कंठोष्ठ। तो इस तरीके से निकल के आ गया ओ आ उ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, ओ कंठ और ओष्ठ। ऐसे ही दोस्तों आप जब ए को करेंगे, ए देखेंगे तो ए किससे मिलकर बना हुआ, तो ये वाला ए आप बोलेंगे भाई आ, ठीक है। और आ के साथ में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ई। तो अब कंठ, ठीक है, और प्लस तालु, तो ये हो गया कंठ तालु।
उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है, तनाव नहीं लेना, 2 मिनट आप पीछे जाएं, ठीक है, और एक बार फिर से उसे देखें दोस्तों, रिपीट करके, वो समझ में आ ही जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर उच्चारण स्थान क्लियर होता है। और अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के बाद दोस्तों आगे आयोगवाह की। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें हम किस रूप में जान रहे हैं, 2 ऐसे वर्ण हैं दोस्तों, कौन कौन, अम और आह, जिन्हें हम आयोगवाह के रूप में जानते हैं। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अनुस्वार और इसे विसर्ग। विसर्ग क्या है, विसर्ग है दोस्तों ये आह, ठीक है, और अनुस्वार क्या है, ये है अम। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें, अभी तक बहुत सारे मित्रों के दिमाग में ऐसा कुछ रहा होगा कि भाई अ आ इ ई, ये जब हम जाते हैं आह तक तो ये पूरा स्वर है, और फिर इसके बाद दोस्तों का से लेके ज्ञ तक की यात्रा क्या है, व्यंजन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, जो आयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें ना ही स्वर कहा जा रहा है और ना ही व्यंजन कहा जा रहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी के एक प्रमुख व्याकरणाचार्य हुए हैं, उनका यह मत था कि ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। और ऐसे बहुत सारे हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं दोस्तों, जिन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से वो इस नतीजे पर पहुंचे, उनका ये मानना हुआ कि ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। लेकिन अब चूंकि ये है और प्रश्न इनसे बनते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं, तो हम इनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें, जो अनुस्वार है दोस्तों उसको इस चिन्ह के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और विसर्ग को दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से, तो वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। आगे एक और महत्वपूर्ण बात, अनुस्वार हमेशा दोस्तों स्वर के बाद आते हैं, ठीक है, हमेशा स्वर के बाद। हालांकि विसर्ग भी स्वर के बाद ही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इसे कुछ इस हिसाब से समझे कि आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं उसमें आप लिख कर देखें। आप रंग लिखिए, ठीक है, आप रंग लिखें, आप संग लिखें। तो रंग लिखने में क्या हो रहा है, रा, और ऊपर दोस्तों कैसी स्थिति, मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इसे देखिए, रंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये रंग है, ठीक है। और जब आप प्रातः लिखते हैं तो क्या होता है, आप ऐसे पाएंगे कि 2 डॉट ऐसे रखे हुए प्रातः में, ठीक है। तो रंग में और प्रातः में क्या अंतर है, आपको क्लियर हुआ। तो अब रंग जो है दोस्तों वो है अनुस्वार, उसमें यूज हुआ, और प्रातः में क्या यूज हुआ है दोस्तों, तो प्रातः में विसर्ग यूज हुआ है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों का जो उच्चारण है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि उच्चारण का स्थल क्या है। तो आप पाएंगे कि प्रयोग तो ये स्वर के बाद हो रहे हैं, लेकिन एक नाक से, कैसे, रंग, ठीक है, संग, तो नासिका से ध्वनि जा रही। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुस्वार जो है इसका उच्चारण स्थान कौन है दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान है नासिका। और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो आपको यहां पर बता दें, नोट कर लीजिएगा, इसका है दोस्तों कंठ। कैसे, आप बोल के देखें, प्रातः, प्रातः, अलग लगेगा कि कंठ से आ रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर जाएगा कंठ। ये सीधा प्रश्न होता है उच्चारण स्थान। अभी दोस्तों हम इसके बाद अगले वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन को, और व्यंजन में आपको बता दें, व्यंजन में तो समझ लीजिए कि इसी के द्वारा ही पूरा क्लासिफिकेशन है, कंठ, तालु, ओष्ठ, ये आना ही आना है वहां से प्रश्न, ठीक है। ये छपे छपाए प्रश्न है, तो इसे आप जरूर समझें, बहुत आसान है ये, इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है। अनुस्वार आप नोट कर लीजिएगा, ये नासिका से, और विसर्ग आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये कहां से, ये है कंठ से। तो इस तरीके से हमारा लगभग क्लियर होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा, विसर्ग का जो उच्चारण है दोस्तों वो हा के समान किया जाता है, प्रातः, हा। जब वो आप बोलेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा उसमें हा निकल रहा है, ठीक है, हा, तो प्रातः। और एक और महत्वपूर्ण बात, यह सामान्यतः संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है। अब इनका जो है दोस्तों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अभी विलुप्ति की कगार पर है। जैसे अब प्रातः काल में अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रातः काल बोलेंगे, लिखेंगे तो होगा यूज, लेकिन सामान्यतः हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही दोस्तों मनोकामना कहते थे, जबकि वो मनः कामना है। तो बिंदी जो है अब क्या हो रही है दोस्तों, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आगे आपको यहाँ पर दोस्तों आप बता दें कि आयोगवाह आपका यहाँ पर होता है चूंकि कंप्लीट, ठीक है, डन। इसके बाद कुछ भी खास यहाँ से नहीं है। एक आध प्रश्न और आप नोट कर लीजिएगा, आयोगवाह ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। इसी के साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है, इसे हम शीर्ष बिंदु वाला स्वर कहते हैं, ठीक है, या इसे हम शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। किसे हम दोस्तों अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला स्वर भी कह सकते हो और शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हो। और विसर्ग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो पश्च बिंदु वाला या पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो यहां पर आपका ये क्लियर होता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के दोस्तों, आपका ये उच्चारण के आधार पर भी क्लियर हो चुका है, स्वरों का वर्गीकरण पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। आप अब क्या करें, तो अब वही जो हमने प्रारंभ में कहा था कि एक चार्ट बनाएं, ठीक है, और उस चार्ट में सारी चीजें क्लासिफाइड करें, ठीक, जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण, और वो चार्ट ही आपका पूरा रिवीजन करा देगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों यहां पर कि आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, कठिनाई कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमें क्या करना है, समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब बात यहां पर हम करते हैं दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण में। तो स्वर आपके एक तरफ दिए हुए हैं, ठीक है,
आगे हम आपको बता दें कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और इसके बाद हमने अनुनासिक निर्नुनासिक भी देखा, घोषत्व के आधार पर भी देखा, सजाति विजाति भी देखा। तो वो सब आसान थे, उसमें कुछ भी नहीं था। यही है दोस्तों पूरा चार्ट जिसे आपको एक बार रिवाइज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की शुरुआत आ के साथ छोटा आ के विषय में बता दें। मात्रा के आधार पर दोस्तों कैसा है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ह्रस्व है तो इसे हम लघु भी कहते हैं, ठीक है, मूल भी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा उसमें जाकर के अभी एक सरसरी निगाह पर, और आप भी एक ऐसा चार्ट बना करके जहां पर पढ़ते हैं वहां पेस्ट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन होता रहे, है ना। तो आ कैसा है दोस्तों, ह्रस्व है। साथ ही दोस्तों जीभ में जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो मध्य, हमने डायग्राम बनाया हुआ था जीभ का दोस्तों, तो मध्य भाग से आ, ठीक है, कौन से भाग से, मध्य भाग से। मुखाकृति के आधार पर दोस्तों अर्धविवृत है, जब आप आ बोलते हैं तो कैसा है, अर्धविवृत है, ठीक है। और जब आप बड़ा आ बोलते हैं दोस्तों तो पूर्ण विवृत है। आ विवृत पूरी तरीके से आपका मुंह खुला होता है और उसमें आधा खुला होता है, ये क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आ में ही और आगे बढ़ते तो कैसा है, ओष्ठाकृति के आधार पर यह दोस्तों अवृतमुखी, अवृतमुखी या अवर्तुल भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अवृतमुखी अवर्तुल। अच्छा, ये व्रतमुखी और अवृतमुखी क्या है, बिल्कुल क्लियर था। जैसे आप देखेंगे दोस्तों ऊ, जब आप ऊ बोलते हैं तो क्या हो जाता है, व्रतमुखी, ओठ जो है आपकी ऊ व्रत हो गई, गोलाकार हो गई, और अव्रतमुखी में गोलाकार नहीं हुई। तो ये आपका क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों और आ के विषय में, ठीक है, आ क्लियर है। बड़ा आ में आते हैं दोस्तों, हम बड़ा आ देखेंगे तो ये कैसा है, मात्रा के आधार पर दीर्घ है, ठीक है। अच्छा, बड़ा आ या आ का पूछ लिया जाए स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है, और उच्चारण मात्रा के आधार पर दोस्तों बड़ा आ दीर्घ है। दीर्घ क्या है, जो ज्यादा समय ले, ह्रस्व से ज्यादा, ठीक है, ह्रस्व बोलने में कम समय, दीर्घ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय। जैसे आ और आ बोलने में थोड़ा कम समय दोस्तों, और आ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय, दीर्घ। फिर यहाँ पर जीभ दोस्तों पश्च, ठीक है, पश्च भाग से जीभ के निकलता है आ, और ये जो आ था छोटा वाला ये मध्य से निकल रहा था। फिर इसके बाद मुखाकृति दोस्तों विवृत, यानी कि कैसा, विवृत का मतलब पूरा तरीके से खुला हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ाया हुआ था। हालांकि ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलें, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये कैसा है, ये भी अव्रतमुखी है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और इसके बाद दोस्तों ई की बात करते हैं। ई के विषय में आपको बता दें, ई का दोस्तों क्या है, तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व है, ठीक है, ई थोड़ा कम समय लगा, अग्र है, ठीक है, जीभ के आधार पर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मुखाकृति में समृत है, और इसके बाद हमने देखा कि ओष्ठाकृति में दोस्तों कैसा है, तो अव्रतमुखी है। बड़े ई की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बड़ी ई कैसा है आपका, दीर्घ, ज्यादा समय लेगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी मात्रा है तो दीर्घ हो गया ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अग्र हो गया, फिर समृत, और इसके बाद दोस्तों अव्रतमुखी। छोटा ऊ की बात करें, ऊ तो कम समय, बड़ा ऊ ज्यादा समय, ठीक है। पश्च ऊ पश्च भाग से निकल रहे हैं दोस्तों, और समृत है, ये भी यहाँ पर क्लियर होता है। ई की ही तरह दोस्तों कैसे है, समृत है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऊ की दोस्तों, तो अब यहाँ से कहानी बदल गई। ऊ कैसा है, ऊ है दोस्तों व्रतमुखी या वर्तुल, जबकि बाकी कैसे चले आ रहे थे, अव्रतमुखी। जब आप उन्हें बोलते हैं, मैंने कहा समझ कर बोल कर देखें। ये चार्ट दोस्तों उनके लिए है जिन्होंने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले तो वीडियो आप पूरी देखें दोस्तों, इसके पहले वाली भी देखें, और साथ में नोट्स बना करके उसको रिवाइज भी करें। बिना रिवाइज करे यहाँ काम नहीं होने वाला है। ये चार्ट उनके लिए जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, और चार्ट जरूर बनाएं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे चल करके ऋषि, ठीक है, ऋषि। यहाँ देखिए आप समझिएगा, एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके लिए वो ये है, वर्णमाला के क्रमांकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ऋषि कहाँ पर जा रहा है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर पर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋ जो है ऋषि बना करके दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि यह कौन से नंबर का स्वर है, तो 7वें नंबर का स्वर है। तो स्वर की नंबरिंग भी महत्वपूर्ण है। अब ये आपका क्रम पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा क्या है, समस्या देता है। इस कारण से आप इसको जरूर रखें, ठीक है, सामने, और नोट कर लें कि 7th, ठीक है, 7वें नंबर का स्वर है। अच्छा, री जब आप बोलेंगे दोस्तों री, तो ह्रस्व स्वर है, ठीक है। अच्छा, कहाँ के भाग से है, तो अग्र भाग से, री अग्र भाग से है, तो री अग्र हो गया आपका, ठीक है। अर्ध समृत है, और कैसा है दोस्तों, तो अव्रतमुखी है। अब अव्रतमुखी आप री बोलेंगे तो आपका वो जो व्रत गोलाकार नहीं होंगी जी आपकी ओंठें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्लियर होता है कि यह कैसा है, अव्रतमुखी। इसके बाद बात की जाए ए की, तो ए दीर्घ है, ए ये भी दीर्घ है, मतलब ये चारों दोस्तों आपके दीर्घ हैं, और ये तो हमने पढ़ा ही है कि ह्रस्व केवल 4 ही हैं। कौन कौन से, ठीक है, तो आ, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद ऊ, और इसके बाद री, ठीक है। तो ये आपके 4 ही दोस्तों क्या है, ह्रस्व हैं, बाकी सबके सब कैसे हैं, दीर्घ हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, आप एक बार उठा करके रिवाइज करें। मैंने पहले ही कहा कि चार्ट उनके लिए जिन्होंने रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। फिर ए के विषय में हम देखें दोस्तों, तो कैसा है, अग्रभाग से है, बड़ा ए भी अग्रभाग से है, ठीक है। ये अर्ध समृत है, ठीक है, ए, और जो ए है दोस्तों ये मात्रा आपकी, ये कैसा है, अर्धविवृत है।
आगे आपको बता दें अवृतमुखी ही हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अवृतमुखी ए अवृतमुखी, ओ दोस्तों कैसा होगा, व्रतमुखी होगा, और ओ भी आपका कैसा होगा, व्रतमुखी होगा। और यहां पर महत्वपूर्ण है कि ये तो दीर्घ है ही। अब बात आ रही है कि जीभ के आधार पर दोस्तों तो पश्च भाग से, ठीक है, ये भी क्लियर होता है। और अब यहां पर मुखाकृति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, तो ये कैसा है दोस्तों, ओ है यहां पर अर्धसंवृत और ओ है यहां पर दोस्तों विवृत। उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, यदि पहले का नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा भी यहाँ पर सब मिक्स भी हो रहा होगा, तो पहले तो पढ़ लीजिए और उसके बाद क्लासिफाइड कर लीजिए। अब ये तो बात हुई दोस्तों इस चार्ट की, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट होता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण और कुछ अन्य ऐसे तथ्य जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे छोटा आ को दोस्तों उदासीन स्वर भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न होगा उदासीन स्वर क्या है, तो छोटा आ। आप नोट कीजिएगा, छोटा आ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसे शिथिल स्वर भी कहा जाता है। अब जो उदासीन है शिथिल है, ठीक है। साथ ही अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि भाई सबकी तो मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं होती है, तो इसे हम अदृश्य स्वर वाला या अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। तो तीन तथ्य यहां पर मिले, पहला उदासीन स्वर, दूसरा अदृश्य मात्रा वाला स्वर और तीसरा शिथिल स्वर। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हमारा आंसर लगना चाहिए। फिर दोस्तों बड़ा आ के विषय में भी एक और तथ्य है, वह है कठोर स्वर, ठीक है, इसे कठोर स्वर कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्वनिम की। स्वनिम के विषय में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं मैटर कर रहा दोस्तों। हो सकता है आप इसे जान रहे हो लेकिन आपको पता नहीं था कि इसे हम स्वनिम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं हिंदी भाषा में। और इस स्वनिम का प्रयोग सामान्यतः आप अंग्रेजी के शब्दों में या हिंदी में स्वरों के साथ करते हैं, अर्थात यह स्वर रहित, ठीक है। स्वर के बिना दोस्तों आप इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं, स्वर होगा ही होगा वहां पर। अब जैसे एग्जांपल के लिए अंग्रेजी शब्दों में कैसे, जैसे कॉलेज, ठीक है, या मॉल, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ऊपर दोस्तों क्या लग जाता है, स्वनिम। मैं यहां पर आपको लिख कर दिखाता हूं दोस्तों, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज या मॉल, तो मॉल में आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कॉलेज हो गया, मॉल हो गया, ये आपका क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद एक अंतिम तथ्य और यह है दोस्तों सिरोरेखा। अब बात ये आती है कि ये सिरोरेखा है क्या, किसे कहते हैं सिरोरेखा। तो यहां आप जान लीजिएगा, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम सिरोरेखा कहते हैं, जो शीर्ष रेखा है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हमने लिखा यहां पर शीर्ष, तो शीर्ष में आप जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो रेखा है दोस्तों इसे कहते हैं सिरोरेखा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। हमने अभी तक सारा कुछ पढ़ लिया स्वरों के बारे में, और अब हम दोस्तों अपने अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए ठीक है, मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।